नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर भाजपा को लगेगा बड़ा झटका। भाजपा के राष्ट्रवाद के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाएगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने 2022 में बाइसिकल का दिया संदेश और निशाने पर लिया भाजपा को, जिसके बाद 2022 के चुनाव की तैयारी में सक्रिय नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की युवाओं से अपील, सरकार को नींद से जगाए इस देश के युवा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को नींद से जागने की जरूरत है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा के राष्ट्रवाद के खिलाफ जोरदार मुहिम चलाएगी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अगस्त क्रांति के जोड़कर प्रदेश भर में भाजपा के राष्ट्रवाद की कथित असलियत उजागर करने के लिए आगामी 20 अगस्त तक आज़ादी मेरा अभिमान नाम से एक मुहिम चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने रविवार को बताया कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति का ऐलान किया था। कांग्रेस ने अंग्रेजों की ही तरह तानाशाही पर उतारू भाजपा के फर्जी राष्ट्रवाद का भंडाफोड़ करने के लिए रविवार को आज़ादी मेरा अभिमान नामक मुहिम शुरू की है, जो 20 अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने जनता के मुद्दों से मुंह चुराने के लिए आवाम को सांप्रदायिकता और फर्जी राष्ट्रवाद में उलझाने का कुचक्र रचा है। इसका भंडाफोड़ करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता मुहिम के तहत गांव-गांव जाकर आज़ादी की लड़ाई के नायकों के बारे में बताएंगे और लोगों को भाजपा की साजिशों के प्रति सचेत करेंगे। कुमार ने बताया कि 10 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। अगले दिन पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उनका या उनके परिवार का सम्मान करेंगे। आगामी 12 अगस्त को कांग्रेस के सभी जिला कार्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आज़ादी की लड़ाई की फोटो प्रदर्शनी और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के फोटो कटआउट के साथ सेल्फी का कार्यक्रम होगा। आगामी 14 अगस्त को प्रदेश भर में झंडा ऊंचा रहे हमारा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा हर चुनाव में नफरत के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है और अपने फर्जी राष्ट्रवाद के जरिए समाज में जहर घोल रही है। देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए भाजपा के एजेंडे की असलियत सबके सामने लाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को पूरे दम से लड़ेगी और भाजपा के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने 2022 में बाइसिकल का दिया संदेश, निशाने पर भाजपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगस्त क्रांति की भावना को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लक्ष्यों से जोड़ते हुए रविवार को अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए 22 में बाइसिकल का संदेश जारी किया। अखिलेश ने 12 पन्ने के संदेश में कहा है कि 1942 की अगस्त क्रांति की अवधारणा के आधार पर वर्ष 2022 में सपा की सरकार बनने पर वैचारिक आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगर मानवता को पूंजी और सत्ता की हिंसा से मुक्ति दिलानी है तो समाजवाद का सपना देखना होगा। वर्ष 2022 में हमें अपनी तैयारियों को लेकर कोई कसर बाकी नहीं रखनी है। 2022 में समाजवादी सरकार का काम जनता के नाम का उद्घोष रहेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगस्त क्रांति के शहीदों का सपना देश में किसान, मजदूर और युवाओं का राज स्थापित करना है। जिस तरह समाजवादियों ने अगस्त क्रांति और जेपी आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका निभाई थी, उसी तरह आज भी समाजवादी लोग एकजुट होकर संवैधानिक मूल्यों को बचाने और उन्हें बहाल करने की भूमिका निभाएंगे। अखिलेश के इस संदेश को वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए इसका नाम 22 में बाइसिकल रखा गया है। बाइसिकल सपा का चुनाव निशान है। उन्होंने संदेश में कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग का दौर शुरू होने और लोकतंत्र विरोधी निर्णय के खिलाफ जनता के आक्रोश के इतिहास से भाजपा ने कोई सबक नहीं सीखा है। सत्ता में आने पर इस पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति से उपजे मुद्दों को भी अनदेखी कर दी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने विनाशकारी रास्ता अपना लिया है और लोकतंत्र की आवाज को अनसुना कर दिया। सत्ता पर एक अधिकार मानसिकता भाजपा में कूट कूट कर भरी हुई है। आज विचारधाराओं में टकराव है। एक तरफ लोकतंत्र है तो दूसरी तरफ खुद को सबसे ऊपर दिखाने का एकाधिकारवादी मानसिकता। हमें तय करना होगा कि किधर जाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने केंद्र और राज्यों में सरकारें चलाई हैं और दोनों ने ही संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके कारण संवैधानिक संस्थाओं में जन विश्वास को खतरा पैदा हुआ है। अखिलेश ने सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां का जिक्र करते हुए कहा
कि भाजपा सरकार सपा नेताओं को अपमानित करने और झूठे मुकदमा में फंसाकर समझती है जिससे सपा का मनोबल तोड़ा जा सकता है, लेकिन यह उसकी खामख्याली है। अखिलेश ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर उन्होंने यह संदेश पार्टी राज्यसभा सदस्य जया बच्चन और राम गोपाल यादव को डिजिटल माध्यम से भेजा है। इस प्रदेश में सपा के सभी विधायकों, सांसदों, जिला इकाइयों और जमीनी स्तर पर बूथ इकाइयों तक के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं तक डिजिटल माध्यम से यह संदेश पहुंचाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की युवाओं से अपील, सरकार को नींद से जगाइए। जी हां दोस्तों, बीते कुछ समय से विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब रोजगार का मुद्दा उठाया है। राहुल ने एक ट्वीट कर रोजगार को देश के युवाओं के मन की बात कहा है और युवाओं से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप भी अपनी आवाज़ युवा कांग्रेस के रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए, यह देश के भविष्य का सवाल है। राहुल ने इस ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया। इसमें उन्होंने कहा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि वो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। बहुत बड़ा सपना दिया, लेकिन 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी की योजनाओं ने बेरोजगार बना दिया। उन्होंने इसके पीछे सरकार की गलत नीतियों को जवाबदेह बताते हुए कहा, ये गलत नीतियों की वजह से हुआ। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन 3 तत्वों ने हिंदुस्तान के आर्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि वे 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवाएंगे। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली, 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। यह बात उन्होंने एक वीडियो संदेश में कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में सड़कों पर उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार दो प्रोग्राम से अब सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश के युवाओं और रोजगार दिलवाइए। उन्होंने कहा है कि मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं, आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। 10 अगस्त को बतौर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस बारे में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस 10 अगस्त की आधी रात को अध्यक्ष विहीन हो जाएगी। सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष हैं और रहेंगी। कांग्रेस अपने संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से कदम उठाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, बीजेपी का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को कहा कि राजस्थान में सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाजपा केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। जैसलमेर में संवाददाताओं से डोटासरा ने कहा, हर कार्यकर्ता का जो मन है, उसकी भावना है कि 5 साल सरकार चले और 100% सरकार चलेगी, कहीं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। फोन टैप करने के आरोपों का खंडन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा नेताओं के फोन टैप करने के लगाए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह अगर टेप की बात स्वीकार करते हैं तो उनको चाहिए कि उनका ऑडियो जो टेप हुआ है उसके बारे में पहले बयान दे। वे बयान तो दे नहीं रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास है ऐसा कोई सबूत, कोई टेप नहीं है, सब स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो हमें समर्थन दे रहा है, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, वे अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं और इसलिए रह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को 5 साल के लिए जनाधार दिया गया है। 5 साल यह सरकार चलेगी। षड्यंत्र और धनबल के आधार पर इस सरकार को नहीं गिरा सकते। सचिन पायलट खेमे के विधायकों के पार्टी में लौटने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीता हुआ प्रत्येक विधायक, चाहे वह पायलट हो चाहे या कोई दूसरा, उन तमाम लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून और पसीने के कारण से ये पद मिले हैं। वे जीते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको आकर कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करना चाहिए और भाजपा जो षड्यंत्र कर रही है उसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। वापस आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान रखना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वॉइस सैंपल से होगा कोरोना टेस्ट,
चंद सेकंड में मिल जाएगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र ने छेड़ी तकनीकी जंग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां अब तक 5 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी मुंबई सबसे अधिक कोरोना प्रभावित है। मुंबई में अकेले 2 लाख से अधिक लोग कोविड-19 की चपेट में आए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र में आवाज से ही कोरोना का टेस्ट किया जा सकेगा। यह जानकारी मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, बीएमसी आवाज के सैंपल्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। RT-PCR टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर जांची गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में तकनीक के इस्तेमाल से चीजों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए RT-PCR जांच की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने साथ ही बड़ी संख्या में एंटीजन जांच किए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कोविड-19 से बचाव की रणनीति वैज्ञानिक होनी चाहिए, यह सिर्फ आंकड़ों के प्रबंधन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का नीतीश कुमार पर हमला। सुशांत सिंह राजपूत को बिहार ने नहीं, मुंबई ने दिलाई शोहरत। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार में खींचतान जारी है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक लेख के मुताबिक बिहार सरकार को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ सालों से सुशांत मुंबईकर थे। मुंबई ने उन्हें शोहरत दिलाई। बिहार संघर्ष के दिनों में उनके साथ नहीं खड़ा था। लेख में कहा गया है कि सुशांत सिंह के परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग किए जाने के बाद बिहार सरकार ने पिछले हफ्ते सीबीआई जांच के लिए कहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने पूरे जीवन में कभी बिहार मूल के होने या बिहार कनेक्शन को लेकर नहीं इतराए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज करवाने के बाद बिहार सरकार इस मामले में आई। सामना में लेख में कहा गया, बिहार पुलिस इंटरपोल नहीं है। मुंबई पुलिस मामले में जांच कर रही है और किसी दूसरे राज्य को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हर किसी को सच जानने का अधिकार है, लेकिन यह सही बात नहीं है कि सिर्फ सीबीआई या बिहार पुलिस की सच सामने ला सकती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के लेख में स्थानीय मीडिया के हवाले से बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि यह हास्यास्पद है कि जो बीजेपी की उम्मीदवारी स्वीकार कर चुका हो वह अब मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंसा, कोरोना सब रिकॉर्ड स्तर पर, नाकामियों के शासन का अंत जरूरी। थरूर। जी हां दोस्तों, हमारे देश को विजन, आशा और दिशा देने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। नाकामियों के शासन का अंत जरूरी है। इससे पहले थरूर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा था कि लोगों के बीच पार्टी के लक्ष्यहीन और दिशाहीन होने की बढ़ती धारणा को खत्म करने के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष ढूंढने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पास फिर से पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए साहस, क्षमता और योग्यता है, लेकिन यदि वह ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो पार्टी को एक नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की वापसी के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा, बेशक यदि राहुल गांधी फिर से नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेना होगा। वह दिसंबर 2022 तक सेवा देने के लिए चुने गए थे और उन्हें फिर से बागडोर थामनी होगी। उन्होंने कहा, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो हमें आगे बढ़ना होगा। मेरा यह निजी विचार है, जो आप जानते हैं कि मैं कुछ समय से इसकी तरफदारी करता आ रहा हूं, यह कि कांग्रेस कार्यकारी समिति और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने से निश्चित रूप से पार्टी के हित में कई परिणाम आएंगे। बता दें, 10 अगस्त को सोनिया गांधी बतौर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष 1 साल पूरा कर लेंगी। हालांकि पार्टी के अगले उत्तराधिकारी का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में वसुंधरा को नजरअंदाज करना बना बीजेपी की गले की हड्डी। अब राजे ने बदले तेवर। वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे और राजस्थान की राजनीति में सक्रियता से सियासी समीकरण नाटकीय अंदाज में बदलता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस में सरकार बचाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं वसुंधरा के सक्रिय होने के बाद बीजेपी खेमे में भी बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से वसुंधरा के दिल्ली में डेरा डालने से सारे राजनीतिक पंडित और समीकरणों में नया भूचाल आ गया है। जिस माहौल में वसुंधरा राजे ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व
नेतृत्व से मुलाकात की है, उससे राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है कि वसुंधरा राजे का केंद्रीय नेतृत्व से न मुलाकात करने के कई सियासी मायने हो सकते हैं, क्योंकि जिस माहौल में वसुंधरा राजे ने बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है, उसके दूरगामी परिणाम राजस्थान की राजनीति में देखे जा सकते हैं। इन दोनों की मुलाकात के बाद वसुंधरा ने जिस तरीके से शनिवार को राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, उनसे लगता है कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा निर्णय लेने के मूड में हैं। पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है कि जब जब वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करती हैं, उसके बाद कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर आया था। इसी संदर्भ में सूत्रों के अनुसार इस बार भी मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को साफ तौर से कह दिया है कि पार्टी को संगठित और मजबूत रखना है तो उनकी बातों को तवज्जो देनी पड़ेगी। वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को साफ तौर से अवगत करा दिया है कि जिस तरीके से उनको दरकिनार कर कई फैसले लिए जा रहे हैं, वे बिल्कुल पार्टी के हित में नहीं हैं। सूत्रों की माने तो वसुंधरा ने शीर्ष नेतृत्व को साफ अवगत करा दिया है कि उनको इग्नोर करने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। राजे ने अवगत कराया कि उनकी इमेज खराब करने को लेकर पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों के द्वारा कोशिश की जा रही है, वह बिल्कुल सहन करने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा कोरोना ने 15 वर्षों के विकास से पर्दा उठाया। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कोरोना ने 15 वर्षों के विकास से पर्दा उठा दिया है। पिछले 5 महीने से सरकार की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण बिहार में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था ने खुद अपना सच बताना शुरू कर दिया है। नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ आदि संस्थानों के मूल्यांकन में बिहार पीछे है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार ने उचित प्रबंधन नहीं किया। कामगारों का मसला हो या स्वास्थ्य संरचना का, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कोई नया अस्पताल नहीं बना, पुराने की क्षमता नहीं बढ़ाई। मार्च से ही कह रहा हूं कि जन स्वास्थ्य को तरजीह दें, राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन मेरे सुझावों पर नकारात्मक टिप्पणी की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाहवाही लूटने के चक्कर में फंस गए तिवारी जी, बिना जांच के ही शाह को बता दिया कोरोना नेगेटिव। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। मनोज तिवारी ने वाहवाही लूटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ट्वीट किया वह कोरोना नेगेटिव हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभी तक कोई टेस्ट नहीं कराया जिससे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई जाए। ट्वीट किया डिलीट। इसके बाद तुरंत मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया, लेकिन ट्वीट का स्क्रीनशॉट बहुत लोग पास पहुंच चुका था और सभी लोगों स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करने लगे। मनोज तिवारी ने लिखा था कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का कोविड रिपोर्ट आया नेगेटिव, पहले भी आलोचना हो चुके हैं शिकार। इससे पहले भी मनोज तिवारी अपने ट्वीट को लेकर कई बार आलोचना का शिकार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मनोज तिवारी ने जीत को लेकर बड़ा दावा किया था। जितने भी सर्वे हुए थे उसको फेल बताए थे, लेकिन उनका दावा फेल हो गया और मनोज तिवारी की जमकर आलोचना हुई। कुछ माह के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। शनिवार की देर रात मोदी कैबिनेट के एक अन्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी आलाकमान को कार्यकर्ताओं की राय, कोरोना काल में टाल दे चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसको लेकर बीजेपी में काफी वक्त से माथापच्ची चल रही है। कोविड-19 से पैदा हुए हालात, उसके बाद बाढ़ की स्थिति में चुनाव कराने में क्या दिक्कतें होंगी, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्रीय आलाकमान को बताया है कि बिहार में हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता बिहार में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी। पहला, महामारी के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की क्या राय है। तीसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ बिहार के लोगों को मिला है या नहीं। चौथा, क्या बिहार में चुनाव कराने का कोई वैकल्पिक रास्ता है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस ऑनलाइन सर्वे में बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराने का माहौल नहीं है और ऐसे में चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि कोविड-19 महामारी और बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम ठीक नहीं रहा है और ऐसे में अगर इस वक्त चुनाव कराए गए तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिहार में जिलावार कराए गए इस ऑनलाइन सर्वे के जरिए बीजेपी आलाकमान यह जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में महामारी और बाढ़ के बीच
चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनावी इसी साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। अगर राज्य में तय समय पर चुनाव करवाना है तो चुनाव की अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही जारी करनी होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।